अमेरिका के बढ़ते टैरिफ दबाव और रूस से भारत की सस्ती तेल खरीद ने वैश्विक राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। अब यूक्रेन, जो खुद पश्चिमी देशों की मदद पर निर्भर है, भारत को यह संदेश देने लगा है कि वह रूस से कच्चा तेल लेना बंद करे। सवाल यह है कि यूक्रेन की इस मांग के पीछे असल ताकत किसकी है? क्या यह वास्तव में कीव की स्वतंत्र आवाज है या फिर वॉशिंगटन और यूरोपीय लॉबी का एक और दबाव तंत्र? भारत जिस तरह से अपने ऊर्जा सुरक्षा हितों को प्राथमिकता देता आया है, उसके सामने यह नई चुनौती किसी कूटनीतिक जाल से कम नहीं। क्या भारत अमेरिका के आर्थिक हथियार और यूक्रेन की चेतावनी के बीच झुक जाएगा, या फिर वह रूस के साथ अपने संबंधों को और गहरा करके वैश्विक शक्ति समीकरण को चुनौती देगा? यह तनाव केवल तेल का सौदा नहीं, बल्कि आने वाले महीनों में भू राजनीति के बड़े तूफान की आहट है, जिसकी परछाई भारत की विदेश नीति पर गहरी पड़ सकती है। यूक्रेन का यह ऐलान कि वह 1 अक्टूबर से भारत से डीजल खरीदना बंद कर देगा, पहली नजर में एक साधारण आर्थिक निर्णय प्रतीत होता है, लेकिन जब इसकी परतें खोली जाती हैं तो यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जटिल शतरंज की बिसात पर रखा गया एक चालाक मोहरा बनकर सामने आता है। क्योंकि यूक्रेन यह दावा कर रहा है कि भारत से खरीदा जाने वाला डीजल दरअसल रूस से जुड़ा हुआ है, जो उसकी सुरक्षा और अस्तित्व के लिए खतरा है। किंतु वास्तविकता यह है कि ऊर्जा के इस वैश्विक खेल में केवल यूक्रेन ही नहीं, बल्कि पूरा यूरोप भारत पर किसी न किसी रूप में निर्भर है, और यही निर्भरता उन दबावों की असली वजह है जिन्हें आज हम टैरिफ वार्ता के नाम पर देख रहे हैं। क्योंकि यूरोपीय संघ भारत से एक ओर अपनी कारों और वाइन पर शुल्क में छूट चाहता है, तो दूसरी ओर यूक्रेन को बचाने के नाम पर भारत पर यह आरोप भी लगाता है कि उसकी ऊर्जा आपूर्ति रूस के प्रभाव में है। और यहीं से वह सस्पेंस शुरू होता है जो इस पूरे घटनाक्रम को केवल एक व्यापारिक मुद्दा न रहकर अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन की परीक्षा में बदल देता है। क्योंकि सवाल यह है कि क्या वास्तव में भारत रूस की ऊर्जा पर इतना निर्भर है कि उसके डीजल की हर बूंद को रूस की छाया में देखा जाए, या यह केवल यूरोप और अमेरिका की वह रणनीति है जिसके तहत वे भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और ऊर्जा सुरक्षा को अपने हितों के अनुसार मोड़ना चाहते हैं? क्योंकि यदि हम तथ्य देखें तो रूस भारत ऊर्जा व्यापार ने पिछले 2 वर्षों में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है, और भारत ने रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर न केवल अपनी अर्थव्यवस्था को ऊर्जा संकट से बचाया है, बल्कि उसे रिफाइन करके दुनिया के कई देशों, जिनमें यूरोप भी शामिल है, को निर्यात किया है। और यही वह बिंदु है जहां सस्पेंस और गहरा हो जाता है। क्योंकि अगर यूरोप वास्तव में रूस को अलग थलग करना चाहता है, तो उसे भारत की रिफाइनिंग क्षमता और सस्ते ईंधन पर क्यों भरोसा करना पड़ रहा है? और क्या यह दोहरा रवैया इस बात का प्रमाण नहीं कि यूरोप अपनी आर्थिक कमजोरियों को छिपाने के लिए भारत को दोषी ठहराने का नाटक कर रहा है? जबकि सच यह है कि यूक्रेन का भारत से डीजल न खरीदने का ऐलान प्रतीकात्मक है, क्योंकि उसकी वास्तविक ऊर्जा जरूरतें अब भी पश्चिमी मदद पर टिकी हुई हैं, और भारत के बिना यूरोप की ऊर्जा लागतें इतनी बढ़ जाएंगी कि उसकी औद्योगिक प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगी। और इसी संदर्भ में यूरोपीय संघ भारत के साथ चल रही टैरिफ वार्ता को एक दबाव बनाने के साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जहां वह भारत से वाइन और कारों पर छूट चाहता है ताकि उसकी ठहरी हुई अर्थव्यवस्था को नए बाजार मिल सकें। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या भारत अपने हितों को दांव पर लगाकर यूरोप की मदद करेगा, या वह इस मौके का इस्तेमाल अपनी वैश्विक स्थिति को और मजबूत करने के लिए करेगा? क्योंकि भारत जानता है कि उसकी ऊर्जा जरूरतें केवल रूस से पूरी नहीं हो रही, बल्कि वह खाड़ी देशों और अन्य स्रोतों से भी आयात कर रहा है, और वह पश्चिम की तरह भावनाओं में नहीं बल्कि ठोस रणनीति में विश्वास करता है। और यही वह बिंदु है जहां अमेरिका की छाया भी इस कहानी में दाखिल होती है। क्योंकि अमेरिका लगातार भारत पर दबाव डालता रहा है कि वह रूस से तेल और डीजल खरीद बंद करे, लेकिन भारत ने हर बार साफ शब्दों में कहा कि वह केवल संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को मानेगा, न कि किसी एक देश के घरेलू कानून को। और यही स्वतंत्र रुख भारत को उस वैश्विक समीकरण में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाता है जहां हर देश किसी न किसी रूप में उसकी ऊर्जा नीति से प्रभावित होता है। और जब हम इस पूरी तस्वीर को देखते हैं तो साफ दिखता है कि यूक्रेन का ऐलान एक तरह से यूरोप और अमेरिका के दबाव का विस्तार है, क्योंकि अकेले यूक्रेन की हैसियत इतनी नहीं कि वह भारत के खिलाफ कोई ठोस कदम उठा सके, लेकिन यदि वह यह संदेश देता है कि भारत रूस से जुड़ा डीजल बेच रहा है, तो यह पश्चिमी मीडिया और राजनयिक दबाव का हिस्सा बन जाता है।
जिससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सवालों के घेरे में लाने की कोशिश की जा सके। और यहीं पर कहानी का सस्पेंस और गहरा हो जाता है, क्योंकि यदि भारत इस दबाव में आता है और रूस से अपनी ऊर्जा खरीद सीमित करता है तो उसकी घरेलू अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी और विकास की गति धीमी होगी। लेकिन यदि वह पश्चिम की बात नहीं मानता तो उस पर राजनीतिक दबाव बढ़ेगा, व्यापार वार्ताएं अटक सकती हैं और यूरोप में उसकी छवि प्रभावित हो सकती है। मगर सच्चाई यह है कि आज की दुनिया केवल पश्चिम के इशारों पर नहीं चलती, बल्कि एक बहुध्रुवीय प्रणाली में बदल चुकी है, जहां चीन, रूस, भारत, ब्राजील जैसे देश मिलकर डॉलर आधारित व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार का चलन बढ़ा रहे हैं। और यही वह छिपा हुआ आयाम है जो इस पूरे विवाद को केवल डीजल तक सीमित नहीं रहने देता, बल्कि इसे वैश्विक आर्थिक शक्ति संतुलन का हिस्सा बना देता है। और अगर हम भविष्य की कल्पना करें तो संभव है कि भारत न केवल इस दबाव का सामना करेगा, बल्कि इसका फायदा उठाकर यूरोप से बेहतर सौदे करेगा, अपने निर्यात को बढ़ाएगा और रूस के साथ अपने ऊर्जा संबंधों को और गहरा करेगा। क्योंकि इतिहास गवाह है कि भारत पर जब भी बाहरी दबाव पड़ा है उसने उसे अवसर में बदल दिया है। लेकिन इस बार का खेल अलग है, क्योंकि इसमें केवल आर्थिक या राजनीतिक नहीं बल्कि सैन्य और रणनीतिक दांव भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध की दिशा अब भी अनिश्चित है और यूरोप का अस्तित्व उसी पर टिका है, और भारत उस बिसात पर बैठा खिलाड़ी है जिसकी हर चाल न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करेगी। और यही वह रहस्य है जो इस पूरे घटनाक्रम को थ्रिलर बना देता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि आने वाले महीनों में भारत किस ओर झुकेगा। क्या वह यूरोप के दबाव के आगे झुकेगा या अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखेगा? अनिश्चितता में छिपा है वह सस्पेंस जो आज पूरी दुनिया की नजरें भारत की ऊर्जा और व्यापार नीति पर टिकाए हुए है। वैसे ही दुनिया का ध्यान भारत और यूरोप के बीच चल रही टैरिफ वार्ता पर भी टिक गया। एक तरफ यूक्रेन कह रहा है कि भारत का डीजल रूस से जुड़ा है, तो दूसरी ओर यूरोपीय संघ भारत से अपने लिए कारों और वाइन पर छूट मांग रहा है। हालात ऐसे हैं कि यूक्रेन और यूरोप दोनों ही भारत पर निर्भर हैं, लेकिन अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। यूक्रेन की ऊर्जा कंसल्टेंसी एनकोर ने कहा कि भारत का डीजल रोकना जरूरी है क्योंकि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता है। लेकिन सच यह है कि अगस्त 2025 में यूक्रेन ने भारत से 1,19,000 टन डीजल खरीदा था, यानी कुल आयात का 18%। यह वही डीजल है जिसने युद्ध से जूझ रहे यूक्रेन की जरूरतों को पूरा किया। इधर यूरोप के 27 देश भारत से कह रहे हैं कि वह वाइन पर 150% और महंगी कारों पर 110% टैरिफ कम करें। दोनों जगह तस्वीर साफ है, भारत से लेना सबको है, लेकिन दबाव डालना भी नहीं छोड़ते। यूक्रेन का बहाना है कि रूस ने उसकी रिफाइनरियों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया है, और अब वह सुरक्षा एजेंसियों से कह रहा है कि भारत के डीजल में रूसी घटक ढूंढो। उधर भारत यूरोप से कह रहा है कि हमारे टेक्सटाइल, लेदर और जेम्स ज्वेलरी पर 15 से 25% तक का भारी टैक्स क्यों लगाते हो? यह सेक्टर हमारे मजदूरों और कारीगरों के लिए जान है, इन्हें राहत चाहिए। भारत अपनी बात पर डटा है, जबकि यूरोप हर राउंड में भारत को मनाने की कोशिश कर रहा है। युद्ध ने यूक्रेन की ऊर्जा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। वही देश जो कभी बेलारूस और रूस से डीजल लेता था अब भारत के डीजल पर निर्भर हो गया, और अब वही भारत को शक की नजर से देख रहा है। ठीक वैसे ही जैसे यूरोप, जो भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, बार बार कहता है कि बातचीत लंबी खींच रही है, लेकिन असल में झुकना उसी को पड़ रहा है। भारत की ताकत इस बात से झलकती है कि यूक्रेन की रक्षा मंत्रालय तक ने भारत से डीजल खरीदा क्योंकि वह सोवियत मानकों के हिसाब से फिट बैठता था। वहीं यूरोप की मजबूरी देखिए, अगर भारत टैरिफ ना घटाए तो उनकी कारें और वाइन भारत के बाजार में नहीं टिक पाएंगी। यूक्रेन और यूरोप दोनों ही अपने अपने संकट से जूझ रहे हैं और उम्मीद भारत से ही है। भारत का स्टैंड साफ है, किसी भी हालत में राष्ट्रीय हित से समझौता नहीं होगा, डीजल हो या व्यापार। हर फैसले की नींव देश की मजबूती पर रखी जाएगी। यही वजह है कि भारत यूरोप से कह रहा है कि अगर ट्रेड डील करनी है तो पहले हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पर लगे ऊंचे टैक्स घटाओ। दूसरी तरफ यूक्रेन का प्रतिबंध भारत को जरा भी प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि भारत का डीजल एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों तक जाता है। अमेरिका और नाटो लगातार भारत को रूस से दूर करने का एजेंडा चला रहे हैं। यूक्रेन का यह कदम भी उसी दबाव की उपज है। लेकिन यूरोप की कहानी अलग है। वह जानता है कि अगर भारत ने दरवाजा बंद कर दिया तो उसकी वाइन और कारों का बाजार ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा।
भारत यहां भी अपने पत्ते मजबूती से खेल रहा है। भारत ने कभी अपने फैसले दूसरों पर छोड़े नहीं। रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना हो या फिर उसे रिफाइन करके पूरी दुनिया को बेचना, भारत ने वही किया जो उसके लिए फायदेमंद था। ठीक वैसे ही अब व्यापार वार्ता में भी वही मांग रखी है जो करोड़ों भारतीयों की रोजी रोटी से जुड़ी है। आज की हकीकत यही है कि यूक्रेन भारत को लेकर राजनीतिक चाल चल रहा है और यूरोप भारत से अपने लिए रियायतें चाहता है। लेकिन दोनों ही जगह भारत झुक नहीं रहा, बल्कि अपनी शर्तों पर खेल रहा है। यही भारत की असली ताकत है। दुनिया देख रही है कि भारत सिर्फ बाजार नहीं, बल्कि नियम तय करने वाली ताकत बन चुका है। यूक्रेन का प्रतिबंध भारत को रोक नहीं पाएगा और यूरोप का दबाव भारत को झुका नहीं पाएगा। खेल अब भारत के हाथ में है और आने वाले वक्त में यही भारत ग्लोबल पावर बैलेंस को तय करेगा। यूक्रेन का यह फैसला केवल आर्थिक संकट का प्रतीक नहीं, बल्कि उसकी कूटनीतिक असफलता का भी सबूत है। जिस देश को युद्ध में अमेरिका और यूरोप ने हथियारों से तो सहारा दिया, वही देश अब ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। भारत का डीजल उसे राहत दे रहा था, लेकिन पश्चिमी दबाव में आकर उसने वही सहारा काट दिया। यह कदम उसके अपने नागरिकों और उद्योगों को और मुश्किलों में डालेगा। इधर यूरोप का रवैया देखिए। वह बार बार बैठकों में भारत से गुहार करता है कि कारों और वाइन पर लगाए गए भारी टैरिफ कम किए जाएं, लेकिन भारत की ओर से साफ संदेश है कि पहले हमारे टेक्सटाइल और जेम्स ज्वेलरी जैसे सेक्टर्स पर लगे 25% तक के टैक्स घटाओ। भारत की यह नीति दिखाती है कि वह अब बराबरी के स्तर पर बातचीत कर रहा है, किसी दबाव में नहीं। भारत का डीजल दुनिया में एक ब्रांड बन चुका है। उच्च तकनीक से तैयार और भरोसेमंद सप्लाई चेन के साथ भारत ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में अपना मजबूत नेटवर्क बनाया है। यूक्रेन चाहे तो रोक सकता है, लेकिन भारत की डीजल सप्लाई लाइन पर इसका कोई असर नहीं होगा। उल्टा भारत को नए बाजार खोलने का मौका मिलेगा। यूरोप इस समय जानता है कि अगर भारत की मांगों को नहीं माना तो उसके लिए भारत जैसे विशाल बाजार तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। कार और वाइन यूरोप की शान है, लेकिन भारत का मजबूत उपभोक्ता वर्ग तभी तक आकर्षित रहेगा जब तक कीमतें संतुलित रहें। यही कारण है कि यूरोप को धीरे धीरे झुकना पड़ रहा है। यूक्रेन की मुश्किलें खत्म होने वाली नहीं। युद्ध से टूटी अर्थव्यवस्था, घटता उत्पादन और ऊर्जा संकट उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं। भारत से दूरी बनाकर उसने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। आने वाले महीनों में उसे एहसास होगा कि भारत से डीजल खरीदना बंद करना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता यही है कि उसने रूस से संबंध बनाए रखे और साथ ही यूरोप और अमेरिका से भी अपने हित साधे। यही संतुलन आज उसे दुनिया का सबसे विश्वसनीय साझेदार बना रहा है। यूक्रेन और यूरोप के बीच भारत की भूमिका अब निर्णायक बन चुकी है। आने वाले महीनों में पश्चिमी देशों को गहराई से समझ में आने लगेगा कि भारत से डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद को रोकना उनकी रणनीतिक भूल साबित हुई है। ऊर्जा संकट से जूझ रहे यूरोप ने रूस से सीधे आयात पर प्रतिबंध तो लगाए, लेकिन भारत ने एक चतुराईपूर्ण नीति अपनाकर रूस से कच्चा तेल रियायती दरों पर खरीदा और उसे परिष्कृत कर वैश्विक बाजारों, विशेषकर यूरोप और अमेरिका को निर्यात किया। यही कदम भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता के रूप में सामने आया, क्योंकि इसने भारत को केवल एक ऊर्जा आपूर्तिकर्ता ही नहीं, बल्कि एक संतुलित मध्यस्थ के रूप में भी स्थापित किया। रूस से संबंध बनाए रखना, पश्चिमी देशों से संवाद जारी रखना और किसी भी खेमे में पूरी तरह झुकने से बचना, 3 स्तरीय रणनीति भारत को आज दुनिया का सबसे विश्वसनीय साझेदार बना रही है। यूक्रेन युद्ध के चलते यूरोप जिस आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है, उसमें भारत की भूमिका निर्णायक बन चुकी है। भारत न केवल ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि एक संभावित मध्यस्थ के रूप में भी उभर रहा है, जो रूस और पश्चिम दोनों के बीच संवाद की खाई को पाट सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्त सबके, दुश्मन किसी के नहीं वाली नीति ने भारत को एक ऐसे वैश्विक ध्रुव के रूप में खड़ा कर दिया है जिसे नजरअंदाज करना अब किसी भी शक्ति के लिए संभव नहीं। पश्चिम अब यह महसूस कर रहा है कि भारत से दूरी बनाना उसके आर्थिक हितों के विपरीत है और रूस से भारत की निकटता ही उस भू राजनीतिक संतुलन की कुंजी है, जो आने वाले समय में यूक्रेन संकट का हल निकालने में सहायक होगा। इस तरह भारत यूर्जा सुरक्षा, कूटनीतिक संवाद और रणनीतिक संतुलन का केंद्र बनकर 21वीं सदी की वैश्विक राजनीति में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। यूरोप
भारत के साथ समझौते को जल्दी पूरा करना चाहता है क्योंकि वह जानता है कि चीन की बढ़ती ताकत के बीच भारत उसके लिए सबसे सुरक्षित और स्थिर बाजार है। भारत भी यही चाहता है कि उसके मेहनतकश कारीगरों और उद्योगों को ग्लोबल मार्केट में बराबरी का मौका मिले। यही लड़ाई असल में भारत की मजबूती को दिखाती है। यूक्रेन ने जिस तरह से भारत के डीजल पर सवाल उठाए हैं, यह उसकी कमजोरी को छुपाने की एक चाल है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश गया है कि भारत अब किसी का मोहरा नहीं है। वह अपने फैसले खुद करता है और अपने उत्पादों पर गर्व करता है। यह बात पश्चिमी देशों को भी समझनी होगी। भारत के लिए ये दोनों घटनाएं एक अवसर की तरह हैं। यूक्रेन की रोक ने भारत को मजबूती दी कि वह नए बाजार तलाशे और अपनी ऊर्जा डिप्लोमेसी और व्यापक बनाए। वहीं यूरोप की मजबूरी ने भारत को दिखाया कि अब वह शर्तें तय करने की स्थिति में है। यही भारत की असली जीत है। नतीजा बिल्कुल साफ है। यूक्रेन और यूरोप दोनों ही भारत के सामने कमजोर खिलाड़ी साबित हो रहे हैं। एक डीजल रोककर खुद को नुकसान पहुंचा रहा है और दूसरा बार बार भारत को मनाने के लिए झुक रहा है। इन दोनों के बीच भारत वह मजबूत शक्ति बनकर उभरा है जो अब वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीति का रुख तय करेगा। भारत की ऊर्जा नीति का सबसे अहम पहलू यह है कि उसने तेल और गैस के लिए सिर्फ पश्चिम या मध्य पूर्व पर निर्भर रहने की गलती कभी नहीं की। रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर भारत ने न सिर्फ अपने ईंधन खर्च घटाए बल्कि उस तेल को रिफाइन करके कई देशों को सप्लाई किया। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है।